हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हैं तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने आगे के जो एक लेक्चर है आपका वो आपने कवर अप कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो उसको कवर अप कर लें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से रिवीजन के साथ जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। ओके, सबसे पहले हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत होती है, कि इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, और क्यों हमें इतना इन्वॉल्व होना पड़ता है। ठीक है, सो हियर वी हैव 4 स्टेज डिसीजन जो आपको किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे एसेट सिलेक्शन हो गया आपका, राइट, इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन हो गया, वर्किंग कैपिटल प्लानिंग हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो गया। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद हम लोगों ने 2 कोर एस्पेक्ट्स देखे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके मेनली प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड होता है और दूसरा आपका होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सो प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड से आप क्या समझते हैं कि आप फंड्स को किस तरह से प्रिक्योर करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं। दूसरा है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से आप क्या समझते हैं कि आपने अपने फंड्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है। ठीक है, अभी देखो यूटिलाइजेशन में भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, राइट। इफेक्टिव क्यों होना चाहिए, ये कि आपके पास आइडल फंड्स पड़े ना रहे। ठीक है, आइडल फंड्स भी तो हमें नहीं रखने हैं ना, हमको उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट लगी है फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ दीज फंड्स, वो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, उसके साथ साथ हमको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखने के लिए हमें एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करने की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने सोर्सेज भी देख लिए थे कि कौन कौन से हो सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। तो जैसे आपको पता है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स हो गए, एंजल फाइनेंसिंग हो गए, ओनर्स कैपिटल हो गया, है ना, बैंक्स हो गए, बैंक्स में जैसे आपके कमर्शियल बैंक्स भी हैं, और वेंचर कैपिटल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अगेन सो यूटिलाइजेशन में आपका जैसे फिक्स असेट्स में आपको यूटिलाइज करना है या फिर वर्किंग कैपिटल में करना है। तो फिक्स कैपिटल में असेट्स में क्या था आपका, कि आपको जो अच्छा प्रोडक्शन दे रही है मशीनरी, है ना, जो भी मशीनरी आपको अच्छा प्रोडक्शन दे रही है आप उसमें यूटिलाइज करेंगे, आपकी जो प्लानिंग रहेगी उसी के हिसाब से रहेगी, राइट। और बाकी यूटिलाइजेशन की बात करें वर्किंग कैपिटल में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अपने पास कितना फंड्स रखना है फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज़। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये भी तो ध्यान देना है ना। यू डे टू डे एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जैसे कि वेजेस देने हैं, है ना, लेबर्स को वेजेस देने हैं, फिर रॉ मटेरियल लेके आना है। तो इसके लिए जो आपको फंड्स चाहिए होते हैं ना, उसको भी प्रॉपरली आपको देखना है किस तरह से आप अपने फंड्स को यूटिलाइज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आपने देखा था कि कौन कौन से फेजेस रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आज के दिन जो हम लोग, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है पहले से। पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखते थे कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजर को सिर्फ मर्जर्स हो, एक्सपेंशन हो या लिक्विडेशन पीरियड हो, तभी बुलाया जाता था और तभी के डिसीजन लेता था। जबकि फिर बीच में जब ट्रांजेक्शनल फेज आया तो वहाँ पे जो मैनेजर का वो क्या बोल सकते हैं ड्यूटीज थी, या फिर कह सकते हैं उसका वो इंक्रीज हो गया। ठीक, कैसे हो गया, अभी पहले तो स्टार्टिंग में सिर्फ मर्जर्स एक्सपेंशन सब के लिए बुला रहे थे, बट जैसे ट्रांजेक्शनल फेज आया तो वहाँ पे जो एनालिसिस करने के लिए बुलाने लग गए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए बुलाने लग गए, तो फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया। फिर आज की डेट पर जो कि हम बात करें वो है मॉडर्न फेज। ठीक है, सो मॉडर्न फेज क्या अभी भी चल रहा है, ठीक है, ख़त्म, मतलब ये और ग्रो करेगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें और इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे कैपिटल बजटिंग इंट्रोड्यूस हो गया, ऑप्शन प्राइसिंग हो गया, ठीक है, वैल्यूएशन मॉडल्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई। सो ये आपने देखा था फेजेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखे थे की फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, तो की फाइनेंशियल डिसीजंस जब आपने देखे थे, राइट, तो इसमें आपको पता था कि 3 तरह के डिसीजन होते हैं, राइट। पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दूसरा फाइनेंसिंग है, फिर डिविडेंड है। तो इन्वेस्टमेंट में आप किससे बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप स्पेसिफिक असेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन से असेट्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर कौन से टेक्निक में इन्वेस्ट करना है, कि आपको कैपिटल बजटिंग या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए किस तरह का एसेट मैनेजमेंट करना है, उस पर ध्यान देते थे। फिर फाइनेंशियल डिसीजन पे आ गए, तो फाइनेंसिंग में हमने देखना था कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको हम इतना साउंड मेंटेन करके रखना है कि कोई इशूज़ ना आए। तो उसी तरह से फिर हमें एक फाइनेंसिंग मिक्स प्रॉपरली रेडी करना है, सो दैट हमारी जो रिस्क है ना उसको भी ध्यान देते हुए चलना है, और बाकी के हमें जो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं वो हमें लेके चलने हैं। फिर डिविडेंड डिसीजंस, तो डिविडेंड डिसीजंस में क्या होता है कि जब कंपनी होती है ना, कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, प्रॉफिट्स हैं इनकी,
तो अभी कंपनी पर डिपेंड करता है कि या तो वो रिटेन कर सकते हैं, है ना, या तो रिटेन कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, डिविडेंड के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसीजन लेना कि क्या हमें रिटर्न के तौर पे मतलब रिटेन अर्निंग के तौर पे रखना है या फिर क्या करना है, डिविडेंड के तौर दे देना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी और उसके फैक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब ध्यान रखते हुए डिविडेंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, सो अभी ये आपका सेकेंड लेक्चर है, तो अगर इन डिटेल चाहिए तो फिर उसको पहले देख के आएंगे आप। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, सो यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में हम लोग कवर अप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कौन से 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो कि हर एक बिजनेस का मोटिव होता है। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और पहले सिर्फ यही मोटिव होता था, क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे जैसे हम लोग ग्रो करने लगे हमको रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, हमें अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं और अपने एम्प्लॉयज़ उन पर भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीज होते गए, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, तो ये अभी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका जैसे पहला ऑब्जेक्टिव हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ, कर सकते हैं वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत तेज़ बोल रही हूँ। ठीक है, तो 2x पे देखने की गलती मत करना। ऑलराइट, अब एक एक करके देखेंगे प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे होते हो ना, तो जो एक मेन गोल होता है ना वो सिर्फ यही होता है कि हमें अपना प्रॉफिट जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना, हमें कोई भी टेक्निक यूज़ करके हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। राइट, सो ये मेन ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का रहा है ट्रेडिशनली। ठीक है, सो ट्रेडिशनली द प्राइमरी गोल वॉज टू मैक्सिमाइज नेट प्रॉफिट। हमेशा से हमारा गोल रहा है कि नेट प्रॉफिट बढ़ाना। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या होती है, पहला है वेग। प्रॉफिट कैन मीन शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, मतलब सॉरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और टोटल और रेट ऑफ प्रॉफिट, तो इट डिपेंड, तो प्रॉपर आपको एग्जैक्ट वो नहीं देता है। फिर दूसरी चीज़ है इट इग्नोर्स द रिस्क। रिस्क एकदम से इग्नोर कर देता है क्योंकि हमारा सिर्फ ध्यान उस पर रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो हो सकता है कि हमारे जो रिस्की प्रपोजल्स हैं वो भी एक्सेप्टेड हो जाएं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए था। और जो तीसरा लिमिटेशन है इग्नोर्स टाइमिंग। टाइमिंग को इग्नोर कर देता है पूरी तरह से, क्योंकि एक चीज़ होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हम आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि आज के दिन पे ये पैसा है तो अगले दिन भी, मतलब कुछ टाइम में भी मनी की वैल्यू सेम ही नहीं हो सकता है ना। सो वो टाइमिंग को भी इग्नोर कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के दिन पे आपको 50 का प्रॉफिट दिखा। ठीक है, आज का दिन क्या लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2010 में आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था। 50 रुपीज़ का, नॉट 50%, 50 रुपीज़ का। ओके, नेक्स्ट आज की डेट पे जैसे 2026 में आप देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अगेन 50 रुपीज़ का हुआ है, तो कितना फ़र्क आ चुका है यहाँ पे, है ना। टाइम वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है ना, तो ये इसको भी इग्नोर कर देता है। हमने तो देखा यार, हम तो पहले भी कमा रहे थे, तो चलो आज हमने 150 भी कमा ली, तब भी हमको ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि आज की डेट पे 150 और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कुछ चीज़ का ना, देखना पड़ता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है आपके टू नैरो। क्यों, देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए या फिर कुछ मॉरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, या फिर कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, उसको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। ठीक, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे ट्रेडिशनल फेज से मॉडर्न में आने लगे, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ और चीज़ होती है जो ध्यान रखनी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसलिए वहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली। आपका पहला तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से आप क्या समझते हैं, देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अभी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी ध्यान रखने वाली बात हो गई है। ठीक है, कि उनको भी ध्यान रखना है हमको। ओके, सो दिस मॉडल होल्ड्स द फर्म्स प्राइमरी गोल टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू। हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम लोग अपनी मार्केट वैल्यू भी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। सो इट एम्फसाइजेज दैट ऑल बिजनेस डिसीजंस शुड एम टू इंक्रीज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एनपीवी ऑफ द फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो उनका ध्यान इस पर भी होना चाहिए कि हमें एनपीवी बढ़ाना है। ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज दैट, बिकॉज हमें जो इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं उसमें भी प्रॉफिट को देखना है। टू मेजर एंड मैक्सिमाइज वेल्थ, अ फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट फॉलो दीज स्पेसिफिक पिलर्स। वो कौन कौन से हैं, पहला है
कैश फ्लो अप्रोच, दूसरा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड तीसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया पहले, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो वैल्यू है ज़रूरी नहीं है मनी की वैल्यू आगे भी वही रहे। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं कैश फ्लो अप्रोच। कैश फ्लो अप्रोच क्या बोलता है? इट फोकस ऑन एक्चुअल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो रेदर देन बुक और अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में कभी कभी हम लोग अक्रूड पे भी लिख रहे होते हैं ना, तो हम लोग अक्रूड बेसिस पे या फिर अक्रूवल बेसिस पे जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमको ज़्यादा दिखता है अमाउंट, जैसे 10,000 दिख रहा है, बट एक्चुअल में तो हमारे पास कितना था, कैश आया ही नहीं ना, हमको तो पता ही नहीं। और हो सकता है कि इन फ्यूचर दिक्कत हो तो ये कैश आए भी ना, तो हो सकता है उस टाइम पे 8,000 ही आए, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो 10,000 है, ठीक है, उसको ना देखते हुए आपको सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट पे ध्यान देना है। दैट इज़ योर दिस थिंग, ठीक है। कैश फ्लो जो आपकी अप्रोच रहती है इसमें सिर्फ कैश पे ध्यान देते हैं कि एक्चुअल में कैश इनफ्लो कितना हुआ है और आउटफ्लो कितना हुआ है, rather than the book और accounting profit. Okay, next is cost benefit analysis. So cost benefit analysis जो होता है it is based upon, so it basically is evaluated by comparing total cost against the expected benefit. ठीक है, तो जितनी टोटल कॉस्ट रही है और उसके अगेंस्ट कितना एक्सपेक्टेड बेनिफिट रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इवेल्युएट करते हुए आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इट रिकॉग्नाइज द वैल्यू, इट रिकॉग्नाइज द मनी रिसीव्ड सूनर इज मोर वैल्यूबल दैन द मनी रिसीव्ड लेटर। क्योंकि आज के डेट पे अगर 50 मिल रहा है हमको, ठीक है, और कल को वो 50 मिलेगा ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मनी को जो आज के दिन पर रिसीव हो रही है दैट इज़ मोर वैल्यूबल, क्योंकि आज की डेट में हमको ज़रूरत है ना। ओके, अब फंडामेंटल फॉर्मूला क्या रहा है इसका कैलकुलेट करने का? वेल्थ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ओके, अभी हम एक कंपैरेटिव चार्ट देख लेते हैं। ओके, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा ध्यान किस पे रहता है? लार्जर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। शेयर होल्डर्स की वेल्थ की बात करिए, बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात की है तो आपको मार्केट वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जितनी ज़्यादा गुड मार्केट वैल्यू रहेगी शेयर्स की उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, एडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, जबकि जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है उसको कैलकुलेट करने का। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सेकंड एडवांटेज पर दैट इज इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट रहता है कुछ तो इजी रहता है उसको कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना। और डिसएडवांटेज जो कि हमने लिमिटेशन पढ़ी थी वही सारी चीज़ें। पहला है कि इट एम्फसाइजेस ओनली ऑन द शॉर्ट टर्म गेन्स। ओके, रिस्क को इग्नोर कर देता है, अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर देता है, टाइमिंग को इग्नोर कर देता है, एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज। जबकि हम जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे आते हैं तो यहाँ पे इट एम्फसाइजेस ऑन लॉन्ग टर्म गेन्स, और ये रिस्क को और जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्नॉलेज करता है, रिकोगनाइज करता है। ठीक है, उसी तरह से टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स क्या रही है उसको भी रिकोगनाइज करता है। ज़रूरी नहीं ना कि आज के डेट पे जो जैसे मैंने आपको बताया था तो वही सेम चीज़ था, तो टाइम्स ऑफ रिटर्न में हो गया टाइमिंग ऑफ रिटर्न। फिर आपका कंसिडर्स द शेयर होल्डर्स रिटर्न। अभी शेयर होल्डर्स को इसमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उनको कंसिडर किया जा रहा है। इसके भी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज इट कैन लीड टू मैनेजमेंट एंग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपको कुछ चीज़ नहीं दिख रही होती है ना, तो फिर होता है कि प्रॉफिट पे तो हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये वो, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट एंग्जाइटी बढ़ सकती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रहता है